हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वजीर एक्स। क्या आपका फंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे और कुछ लॉजिक बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होता। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई रिसर्च करनी है तो अपनी एक रिसर्च करके ही क्रिप्टो में एंट्री कीजिएगा, ठीक है। और बाइंग एंड सेलिंग भी अपनी एक रिसर्च करके करिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है वजीरेक्स। वजीरेक्स में आपका जो पैसा है वो किस दिशा में जा रहा है, क्या वो आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसके ऊपर एक छोटी सी बात बताता हूं। एक व्यापारी था काफी बड़ा और उसका माइंड बड़ा तेज था। उसने क्या किया, पब्लिक को इन्वॉल्व किया एक एमएलएम स्कीम के जरिए, ठीक है। उस एमएलएम स्कीम के अंदर काफी सारा जो पैसा है वो लोगों का उसने ले लिया, ठीक है। उसके अंदर कोई लॉ नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने लोगों को कोई अथॉरिटी नहीं ली थी गवर्नमेंट से। उसने लोगों का जो फंड है वो काफी सारा जो है ले लिया लोगों से, ठीक है। उसके बाद वो इतना ज्यादा अमाउंट हो गया और वो उसने क्या किया, उसके मन में आ गया लालच। तो लालच आने के बाद उसने क्या किया, उसने किसी का भी फंड वापस नहीं किया। तो समझ लो कि 2-3 हजार लोग थे उसके अंदर, लेकिन जो सामने केस कर पाए वो कितने थे, 5 से 10 ही लोग थे उसके अंदर, ठीक है। 10 लोगों ने केस किया। किसी के साथ, जैसे किसी ने 1 लाख रुपए दिया था, उसने किसी के साथ सेटलमेंट कर ली अपने कुछ लोगों के साथ बैठ के, एक टेबल के ऊपर बैठ के कुछ लोगों के साथ सेटलमेंट की। और जो है कोर्ट केस करने के बाद, सेटलमेंट करने के बाद उसको, जैसे किसी ने 1 लाख रुपए लगाया था, उसको तो अपना फंड चाहिए था किसी भी कीमत पे वापस, इसलिए वो इतना स्ट्रगल कर रहा था। एक इंसान अपने पैसे के लिए ही स्ट्रगल कर रहा था। अब वो लोग क्या कहते हैं कि यार 10 साल के बाद अगर आपको भी मिलेंगे तो कुछ ब्याज के साथ थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप केस जीतोगे नहीं, लेकिन लास्ट में उसमें क्या होता है कि वो जो बंदा है, उसके जो बंदे होते हैं वो कन्विंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि उसका 1 लाख रुपए था तो वो 70,000 60,000 के आसपास जो उसमें डील फाइनल हो जाती है, ठीक है। और उसके अंदर भी वो जो बंदा है वो उसको देता है 2-3 किस्तों में पैसे, ठीक है। धीरे धीरे पैसे देता है, वो भी जितना उन्होंने लगाया उससे भी कम। ये तो हो गई सेटलमेंट। तो जब चीजें जो कोर्ट में जाती हैं तो एक आम इंसान है वो डर जाता है और उसको तो केवल और केवल किसी भी कीमत पे आज ही पैसा चाहिए होता है, चाहे वो थोड़ा सा कम मिल जाए, ठीक है। तो ये लोग इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं, जो हाई लेवल के जो लोग होते हैं। और उसके साथ साथ कुछ जो बाकी बचे थे लोग, उन लोगों से उन्होंने केस लड़ा भी और वो केस हारे भी। तो दोस्तों, जो बाकी बचे थे उनको भी पैसा मिल गया और बिजनेसमैन ने भी पैसा उनको दे दिया, बात खत्म हो गई। तो इस चीज को जो है 5 साल भी हो गए। 5 साल के अंदर जो है दोनों पक्षों को मतलब सेटिस्फाई हो गए और राजीनामा हुआ। किसी को भी किसी भी तरह की कोई सजा नहीं हुई। लास्ट में उन पेपर पे उन्होंने अपने केस वापस लिए और अपना अपना पैसा लेके वो निकल लिए, ठीक है। राजीनामा हुआ 5 साल के अंदर। अब ये जो कोर्ट केस है वो इतना लंबा क्यों गया दोस्तों? जब एक पलड़ा भारी हो, जिसके पास पैसा होता है वो हमेशा पलड़ा भारी होता है। और भारी होने के बाद वो अच्छे से अच्छा एडवोकेट हायर करता है और उसको पता होता है, उनका इतना माइंड होता है कि भाई लास्ट में रिजल्ट क्या होने वाला है। उनका इतना माइंड होता है कि लास्ट में रिजल्ट होने वाला है, इसलिए वो क्या करते हैं, बड़े से बड़ा वकील को हायर करते हैं। और वकील को हायर करने के बाद वो लोग जो वकील से क्लियर बोलते हैं, वकील से जो वकील भी अच्छा कम्युनिकेट करता है उनके साथ, तो वो ये कहता है कि देखो इस केस के अंदर ज्यादातर वकील होते हैं वो बता देते हैं, अच्छे वकील जो होते हैं, बड़े वकील होते हैं, क्लियर कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये कहते हैं कि इस केस के अंदर हो सकता है हम लास्ट में हार जाएं, लेकिन इस केस को लंबा खींचा जा सकता है। कुछ लोग रियली में बहुत एक्सपर्ट होते हैं चीजों को लंबा खींचने के लिए, और वो बड़े वकील इसलिए होते हैं कि अपने क्लाइंट को सच झूठ झूठ और कैसे भी वो बचाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मैं ये कहानी के हिसाब से ये बताना चाहता हूं कि जब चीजें कोर्ट के अंदर जाती है तो उसमें क्या होता है कि पीरियड को लंबा करने के लिए सब चीजें होती है। जब पीरियड लंबा होता है, लोग शुरू में अग्रेसिव होते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे चीजों में कुछ ट्वीट किया जाता है, कुछ समझाया जाता है, और ये सब चीजें कम्युनिकेट करने के बाद कहानी कहीं ना कहीं एक फैसले पे आती है। जब आता है, फाइनली फैसला आता है तो उन लोगों के पक्ष में ही आता है जो इन्वेस्टर होते हैं। लेकिन
कितना मिलेगा, क्या मिलेगा अगर बैंक करप्सी जैसे वजीर एक्स ने फाइल की है, तो फाइल करने के बाद वो बैंक करप्सी वाले क्या देते हैं? ये माना जाता है कि अगर सिंगापुर में उन्होंने बैंक करप्सी फाइल किया है, वो होगा जो वोटिंग बेस के ऊपर जो बड़े-बड़े जो वेल्स होंगे उनकी वोटिंग चलेगी, और वो मेरे ख्याल में जो छोटे इन्वेस्टर के पक्ष में बिल्कुल नहीं होगी। ये जो वजीर एक्स ने जो किया है, एक तो विड्रॉयल भी रोका है फिलहाल, जो इन्होंने बोला है कि 33% है वो 26 अगस्त से 8 सितंबर तक मिलेंगे, और 33% है जो 9 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में मिलेंगे, और उसके बाद 34% जो बाकी बचा है वो उनका कुछ भी खुलासा नहीं किया। ये खुलासा करने के बजाय उन्होंने ये बोला है कि ये जो 34% फंड है, ये जो गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाए कि गवर्नमेंट ने उनका ब्लॉक किया है, वो टैक्स वगैरह का चक्कर है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो टैक्स वगैरह का चक्कर है, तो ये जो टैक्स है वो इंडिविजुअली एक बंदे की होती है, जिसकी कोई कमाई होती है उसके हिसाब से उसको टैक्स भरना पड़ता है। तो इसमें लोगों के फंड अटकाने का क्या मतलब है? ये बहुत ही बड़ा एक समझ लो जालसाजी के टाइप ही हो रही है इनके आप लोगों के साथ। अब बाकी एक और चीज बताऊं, इनकी तरक्की अगर देखी जाए तो इंडिया से ही इनकी तरक्की स्टार्ट हुई है, इनसे पहले ये कुछ खास नहीं थे, लेकिन वजीर एक्स की एक्सचेंज जो एक समय में नंबर 1 एक्सचेंज थी, उस टाइम से लेके अब तक इन्होंने अच्छा पैसा कमाया। उसके बाद एक प्रोजेक्ट को जो यहाँ से चले भी गए, उनको पता था उन्होंने क्या करना है, तो पूरा सिस्टम से काम हुआ। जो गवर्नमेंट ने मतलब इनके ऊपर एलिगेशन भी लगाया, उसके बाद ये बाहर भी दुबई में गए और वेल सेटल्ड हैं दुबई के अंदर। और दुबई में जाने के बाद इन्होंने जो है जो एक शार्डियम करके प्रोजेक्ट है, और भी एक दो प्रोजेक्ट बताए थे किसी ने, बट मैं नाम भूल गया, बस शार्डियम इन्होंने स्टार्ट किया। अब उसके अंदर भी इसकी अच्छी खासी हाइप बनी हुई है। एक यहां से कमाने के बाद इन्होंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो कमाई का तो यही जरिया था। इन्होंने कोई अपने कोई पैतृक संपत्ति मिलियन बिलियन डॉलर की तो नहीं बेची, जो एक नया प्रोजेक्ट वहां पे। और सेटल होने के लिए दुबई बहुत महंगी कंट्री है, वहां सेटल होने के लिए भी अच्छा खासा पैसा चाहिए। तो एनीवे, तो यहाँ का ही वजीर एक्स का ही पैसा ये वहां पे गया है अपने प्रॉफिट को छोड़ के। ये जो 12 मिलियन डॉलर इन्होंने जो ट्रांसफर किए हैं केस लड़ने के लिए या लीगल के लिए या स्पेयर करने के लिए, लोगों को देने के लिए, जो भी है जो इन्होंने स्पेयर किए हैं वो भी सही नहीं है। कि जब इन्होंने स्पेयर करने चाहिए थे अपने अकाउंट में से निकालने चाहिए थे, ना कि लोगों के जो है उसको होल्ड कर दिया और 12 मिलियन जो केस लड़ने के लिए साइड कर दिया। तो जो ये जो चीज है वो आपके फंड को लाने के लिए बिल्कुल तैयारी नहीं हो रही। केवल और केवल वो ये बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि लीगल अगर होता है तो किस तरह से उससे बचा जा सकता है। केवल और केवल एक ही चीज होती है लीगल से बचने के लिए, वो होता है पैसा। पैसे के लिए इनके पास कमी नहीं है, और आपका पैसा इन्होंने ले लिया और ये आपको तो कमजोर कर दिया और अपने आप को मजबूत कर लिया। ठीक है, पैसा एक ऐसी चीज है कि इजीली अगर किसी को दे दें तो उसकी असली औकात पता चल जाती है। तो ऐसे ही हुआ है, तो कि आपने जो पैसा है किसी को दिया है, उसके बाद उन्होंने अपना जो है वो खेल चालू कर दिया। इवन अगर जो है इनकी इनकम देखी जाए तो इनकम अभी भी हो रही है, आप इसमें जमा करवाते हो विड्रॉल नहीं कर पा रहे, और जिसने पहले किया है तो वो अभी तरस रहे हैं और ऐसे से मैसेज कर रहे हैं। दोस्तों देखो, यहाँ पे मुझे एक मैसेज आया है, सर मेरा फंड, ये जो अन्नपूर्णा जी ने बोला है, सर मेरा फंड डूबा हुआ है वजीर एक्स पे, प्लीज हेल्प मी सर। हम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं और टीडीएस देते हैं, तो गवर्नमेंट हमको हेल्प करना चाहिए। फ्रॉड है निश्चल शेट्टी। तो निश्चल शेट्टी के बारे में बोल रहे हैं कि फ्रॉड है। देखो, फ्रॉड कई तरीके से होता है, एक लीगल तरीके से भी फ्रॉड को ही फ्रॉड ही समझा जाता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सजा से बच जाते हैं। मन के अंदर तो यही होता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ तो है, आपके हिसाब से फ्रॉड हो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस चीज से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोई खड़ा ना हो जाए। लोगों के जो फंड है वो हैक हुए हैं, लेकिन जो एक्चुअल पता नहीं है हैक का रीजन क्या है, कैसे हैक हुआ, किसकी मेजर गलती, किसी ना किसी की तो मेजर गलती रही होगी ना। तो उसको सामने खड़ा करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, भैया क्या बात है, कैसे तुम्हारी गलती की वजह से। अगर किसी को आप अपना पैसा देते हो तो उसकी जिम्मेदारी है
ठीक है? उसकी ज़िम्मेदारी है भाई आपके फंड को सिक्योर करे। सिक्योरिटी के लिए इन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट दी है कि हमारा जो फंड है बहुत सिक्योर है। काफ़ी इन्होंने जो वज़ीर का जो ओनर निश्चल शेट्टी का ही हमने एक जो है वीडियो देखा था, उसके अंदर क्लियर कट बताया था कि हमारा फंड बहुत सिक्योर है। क्या इतना ही सिक्योर था आपका फंड? और अगर सिक्योर था तो ये सिक्योरिटी जो है रिवील क्यों नहीं कर पा रहे आप, और इंश्योरेंस क्यों नहीं था उसके साथ-साथ? इवन बाइनेंस का भी देखो तो कि बाइनेंस का भी ऐसा नहीं कि हैक नहीं हुआ, एक आध बार है वो भी हुआ है, और उसने जो लोगों के फंड अपने जो अपने पास जो फंड सिक्योरिटी के साथ रखे हुए हैं उसमें से निकाल के दिया। वजीरक्स और बाइनेंस के अंदर बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मैं हमेशा जो अपने जो लोग होते हैं उनको बोलता हूं कि भाई बाइनेंस के अंदर पैसा रखो, किसी भी इंडियन एक्सचेंज के अंदर पैसा रखना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बिकॉज आज की डेट में जो वजीरक्स ने किया है उससे दूसरे जो प्रोजेक्ट है, दूसरे जो इंडियन एक्सचेंजेज है उसको उसको शय मिलती है। वो ये कहते हैं कि जब इनका नहीं उखाड़ पाया कोई तो हमारा क्या उखाड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। वो भी कुछ आपको जो इंडिया में अभी रिसेंटली में इंडिया में रह रहे हैं जो एक्सचेंजेस के मालिक, वो आपको कुछ टाइम के बाद दिखेंगे, वो भी विदेशों में बैठ जाएंगे जाके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सोल्यूशन है अगले 6-7 महीने 1 साल तक मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं होने वाला, और ये जो चीजें हैं वो लंबी खिंचती चली जाएगी। इसमें आप हरास हो जाओगे, एक टाइम के बाद आप भूल भी जाओगे। कुछ लोग इक्का दुक्का 5 10 15 20 50 100 200 1000 लोग खड़े होंगे, ठीक है, उनके साथ सेटलमेंट होगी, उनके साथ जो है ऑन टेबल पे बैठ के बात होगी, या उनके साथ हो सकता है कि कुछ सजा वगैरह भी हो। लेकिन ये अलग कंट्री में जब ओनर्स वगैरह चले गए हैं तो पर्टिकुलर एक कंट्री का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कैसे हो जाएगी, ठीक है? इसके लिए एक बहुत बड़े कदम उठाने चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी हमें दिख नहीं रहा। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर भी है जो इस जो चीज हुई है उसके खिलाफ खड़े हैं। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि आपके लिए कि आपके साथ गलत हुआ है, तो ये समझ लो कि हमारे साथ कहीं ना कहीं और कभी ना कभी गलत हुआ था। उस सिचुएशन में हम जो सोच रहे थे आज आप लोग सोच रहे हो, ठीक है? बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत स्कीम्स है, इतने बड़े लेवल पे पैसा इकट्ठा किया गया लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे जीरो, और गलती किसकी है क्या है कुछ पता नहीं है। और अगर किसी ने कुछ भी जो है जो एक्शंस किए थे उस एक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया और हैक होने दिया, और ये एक बहुत बड़ी गलती है। जो बाकी रही गवर्नमेंट की बात, देखो गवर्नमेंट को केवल और केवल टैक्स से मतलब होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट कहती है कि बस जुआ नहीं खेलना चाहिए, जो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बदले में टैक्स लेती है। जैसे तंबाकू चलता है और गुटखा खाते हैं लोग, उसके उसके ऊपर ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, और सारे जो ऐसे काम है जिससे हमारा जो शरीर का नुकसान होता है, और ऐसे काम वो चलते हैं और गवर्नमेंट उसमें मोटा टैक्स भी उठाती है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके अंदर, अगर कोई ऐसी बात होती है उनके करने वाली, बिकॉज गवर्नमेंट को टैक्स जाता है वो जा रहा होगा, ठीक है? और उसके अलावा क्या हो रहा है मुझे तो पता नहीं, इंटरनली क्या कनेक्शन हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, और क्या सपोर्ट मिल रही है वजीर एक्स को जो इतना बड़े कदम उठाने में बिल्कुल भी डर नहीं रहा। तो उसको जैसे एक ऐसा इंसान, एक आम आदमी, क्या बड़े बड़े लोग होते हैं वो डरते, रात को नींद नहीं आती उनको कि उसने कितना बड़ा कदम उठाया है। अगर उनका लोगों का इन 45% है, चलो हैक हो गया समझ लो, चलो ठीक है यार 50% हैक हो गया, 5% तुम रख लो, ठीक है? 50% जो लोगों का हक है वो रोकने का क्या मतलब है, और कौन है जो मतलब इस चीज को रोकने के लिए मतलब वो करता है? ये अपनी ईमानदारी है, जो है कोर्ट में उल्टा बोलना चाहिए कि सर हम अपनी इनका जो 45 बाकी का जो बचा हुआ वो पैसा देना चाहते हैं, किस हिसाब से दूं आपको, एक आपको एक चीजें तैयार करके हम देना चाहते हैं। तो वो अगर उनकी नीयत है देने की वो देंगे, अगर उनकी नीयत नहीं है आपकी देने की तो वो नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है? वो आपको लड़के लेना पड़ेगा, जो लड़ेगा उसको मिलेगा, लेकिन वो समझ लो कि बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। किसी भी ऐसे इंसान को जो इतना बड़े लेवल पे फ्रॉड करता है वो बाहर ही क्यों जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। बाहर ही क्यों जाता है वो? अगर बाहर जाता है तो वो इंडिया में क्यों नहीं लाया जाता? क्यों नहीं ऐसी चीजें होती जो लोगों के पक्ष में हो? जो आम आदमी है वो सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उन्हीं रूल रेगुलेशंस में एक अपना जो है इलीगल रास्ता वो निकाल के वो कहीं ना कहीं जो जो चीजों को दबाने के लिए और कोशिश करते रहते हैं। ये हमेशा हमारे इंडिया में हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपके साथ बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, ऐसा तो काफी जगह और
कई बार हो चुका है और वो लोग सेफली बाहर भी निकल चुके हैं और कुछ लोगों को सजा भी होती है। वो सजा भी कितने साल की, 1 साल की, 2 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा वो काट-कूट के वो निकल भी लेते हैं। मैं अपना भी बताता हूँ कि मैं एक ऐसा एक केस जीता था और उस केस के अंदर मेरे को जज साहब ने बोला था कि भाई डबल पैसे मिलेंगे और डबल पैसे मिलेंगे और उसकी जो 1 साल की सजा दी जाएगी सामने वाले को। सामने वाले से जब पैसा माँगा गया तो वो कह रहा हम तो 5 साल के अंदर 5 साल से जेल के अंदर है, 2-1 साल और काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो नहीं मिल पाएँगे। ठीक है? तो ऐसे जो लोगों का कुछ नहीं हो सकता, फिर उससे लड़ने के लिए उसकी जो प्रॉपर्टी अटैच करना और ये करना, वो करना, बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है दोस्तों। आप इतनी लेबर बन जाओगे कि कहीं न कहीं आपको जो लेबर के भी पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो लास्ट में जो होना है आपको अपनी हिम्मत से होना करना पड़ेगा और ये नहीं कि गुस्सा करके और अपने आप का जो मन जो इससे बोल दिया या इससे रो लिए या इससे हेल्प कर ली, उससे कुछ नहीं होगा। आपको अपना एक आत्मविश्वास को इकट्ठा करना पड़ेगा और कहीं न कहीं सबसे पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ये दुनिया है और जो है आपको थोड़ा मजबूत होना बहुत ज़रूरत है और उसके साथ-साथ आपको क्रिप्टो के अंदर जो है अच्छे ऑप्शंस ढूँढने भी पड़ेंगे। जो हो गया वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और उसके लिए लड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, एक उम्मीद के साथ जीना पड़ेगा, ठीक है? वो उम्मीद हो सकता है आपको एक पावर दे, आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट जो है आपको स्टेप और स्टडी जो है आपको इसके लिए बहुत ज़रूरत है स्टडी के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपके साथ नहीं, ऐसा फ्रॉड मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। एक बार जो है मैंने कम से कम 8-10 साल पहले कहीं पे पैसे लगाए थे और मैं इस क्रिप्टो के अंदर जो था बिल्कुल भी नया था और नया होने के बाद मैंने क्रिप्टो की चमक देख के पैसे लगाए थे। उसके बाद सारे पैसे कहीं न कहीं वो मेरे ज़ीरो हो गए। ज़ीरो मतलब पैसे किसी पर्टिकुलर एक कंपनी को दिए थे, मैंने क्रिप्टो में पैसा नहीं लगाया था। अब वहाँ से मेरे को ये लगा कि क्रिप्टो के नाम से जो लोग कमा रहे हैं और लोग जो लोगों का पैसा हड़प रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस क्रिप्टो के अंदर कुछ तो होगा। तो मैं स्टडी करने के लिए, ठीक है, वो फ्रॉड के बाद मैं यहाँ पे इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में थोड़ा-सा और डीप डाइव किया, उसके बाद मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, ठीक है? तो ये समझ लो कि कोई भी चीज़ आपके साथ होती है, तो कहीं न कहीं आप उससे सीखें, ठीक है? अपने आप को जो होपलेस ना करें, ठीक है? आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों सब ठीक हो जाएगा और आपने कहीं न कहीं जो निश्चल शेट्टी का कभी देना होगा, जो आपने दे दिया, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि मतलब भूल जाओ और छोड़ दो, ठीक है? छोड़ना कुछ भी नहीं है, कोशिश पूरी करनी है, लेकिन जब कोर्ट में मैटर जाता है तो कहीं न कहीं कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही चीज़ें रिलीज़ होती है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि चीज़ें सही ढंग से मिल जाएँ। 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी खींच देते हैं। डिपेंड करता है ये मैटर कहाँ से कितना इलास्टिक जो लोग हैं दोनों पार्टीज़ कर सकते हैं। एनीवे ये छोटा-सा वीडियो था आपको थोड़ा-सा समझाने के लिए, आपको बताने के लिए और आपको थोड़ा-सा कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़े से मजबूत हो जाओ। मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं आपको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी कुछ करता रहता हूँ और जो है अगर आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय-बाय।